नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश एक बार फिर से बुंदेलखंड क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि हम पढ़ रहे थे क्या नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम के अंतर्गत आज पढ़ेंगे क्या संख्याओं का वर्गीकरण, जो कि मैथ में वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो हमको ये पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। तो आप लोग ये ध्यान से पढ़ना क्या संख्याओं का वर्गीकरण। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं संख्याओं के वर्गीकरण से। संख्याओं का वर्गीकरण में संख्याओं का वर्गीकरण। ठीक है, तो संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ेंगे, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि संख्याओं का वर्गीकरण, संख्याओं से ही हमारे मैथ का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये चैप्टर पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, चैनल मतलब हमारे यूट्यूब चैनल पर जो जितने भी वीडियो, जितनी भी क्लासें चल रही हैं, जैसे रीजनिंग, मैथ, MPG और बायोलॉजी, ठीक है, तो उन जितने भी वीडियो चलें तो उनको शेयर करें सभी लोग, और हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और जैसा कि हमारी कंटिन्यू वीडियो नहीं मिल पा रही है तो इसके लिए हमें खेद है, क्योंकि हमारे यहाँ पर लॉकडाउन की वजह से थोड़ी लाइट प्रॉब्लम भी है, और दूसरी बात थोड़ा एडिटिंग वाला एक ही व्यक्ति हमारे यहाँ पर। ठीक है, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो आप कोई टेंशन नहीं करें, आपका सिलेबस होगा, जैसा कि रीजनिंग वाले सर ने बोला था कि आपका 2-3 माह में मतलब सिलेबस कर दिया जाएगा रीजनिंग का, तो वो होगा। ठीक है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई टेंशन करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे क्या संख्याओं का वर्गीकरण। तो आप लोग ध्यान से पढ़ना, आज की क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या संख्याओं का वर्गीकरण। तो संख्याओं के वर्गीकरण में सबसे पहले देखेंगे कि मैथ का निर्माण संख्याओं से होता है। ठीक है, तो मैथ में कितने अंक यूज होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 10 अंकों से ही हमारा पूरे मैथ का निर्माण होता है। ठीक है, इन 10 अंकों से ही हमारा पूरे मैथ का निर्माण होता है, मैथ का। ठीक है, तो इन 10 अंकों को क्या कहते हैं हम? इन 10 अंकों को कहते हैं मूलभूत अंक। क्या है? मूलभूत अंक। ठीक है, ये मूलभूत अंक हैं, इन्हीं 10 अंकों से ही मैथ का निर्माण होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इन 10 अंकों से कौन कौन सी संख्या बनती हैं। जैसे संख्या होगी, इन अंकों से ही मिलकर संख्या बनेगी। तो संख्या में हम सबसे पहले देखेंगे समृद्ध संख्या, सामरस संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं मूलभूत अंक ये हो गया। तो यहाँ पर देखें सामरस संख्या, यहाँ पर देखना समरस संख्याएं कौन सी है? समरस संख्याएं। तो समरस संख्या क्या कहलाती है? समरस संख्या कौन सी संख्या है? तो समरस संख्याओं का मतलब है कि जितनी भी संख्याएं हैं, यानी हर जितनी भी बुक में, मैथ में, जितने भी जिस दुनिया में जितने भी अंक यूज हो रहे हैं वो सब समरस संख्याओं के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जितने भी अंक यूज हो रहे हैं वो सब समरस संख्याओं के अंतर्गत आते हैं। और समरस संख्याएं 2 संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। कौन कौन सी संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं? तो हम देखते हैं कि समरस संख्याएं 2 संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। नंबर पहला वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, और ये होती हैं, दूसरी कौन होती हैं? दूसरी होती है काल्पनिक संख्याएं। दूसरी कौन सी है? काल्पनिक संख्या।
अब वास्तविक संख्या कौन सी है, काल्पनिक संख्या कौन सी है? तो वास्तविक संख्या वो हैं जिनका हम वास्तव में यूज करते हैं, ठीक है। वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर, ठीक है। और काल्पनिक संख्याओं को इंग्लिश कहते हैं इमेजिंग नंबर, ठीक है। यानी जिन काल्पनिक वास्तविक संख्या वे होती हैं जो रियल में है, जिनका रियल में यूज होता है, ठीक है। और काल्पनिक संख्या भी कहलाती हैं जिनकी इमेजिंग की जाती है, यानी सोच बच सकते हैं कि ऐसी क्या संख्या हो सकती है क्या, उनको यूज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जैसे वास्तविक संख्या की बात करें तो वास्तविक संख्या में जैसे उदाहरण की बात करें तो वास्तविक संख्याओं में 1 भी हो सकता है, ठीक है, -2 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है, कितने भी जो हम मतलब नंबर लाइन पर दर्शाएं, ठीक है। नंबर लाइन आपने पढ़ा होगा, ये वाली होती है नंबर लाइन। तो अगर जैसे 1 2 3 यहाँ पर भी जितने भी होता है, ठीक है, माइनस में, ठीक है, अनंत से, यहाँ पे अनंत से, अगर पॉइंट में भी लिखा है तो वो भी वास्तविक संख्या है। जैसे 5.6 है तो ये भी वास्तविक संख्या है क्योंकि हम इसको यूज करते हैं। अब काल्पनिक संख्याओं की बात आए तो काल्पनिक संख्याओं में काल्पनिक संख्या कौन सी है? तो जैसे कि मैंने आपको एक वो बता रहे हैं, जैसे कि कहीं पे लिखा है, जैसे रोड के अंदर हमने ए लिख दिया 9, ठीक है, तो इसमें क्या निकलेगा? 3 धन और ऋण का निकलेगा ना, ये वाला, ठीक है। अब ऐसा तो होता है, आपने पढ़ा होगा तो ऐसा तो देखा होगा, लेकिन मैथ में आपने कभी ये ऐसा नहीं सुना होगा कि रोड के अंदर -9 लिखा हो, ये आपने कहीं नहीं देखा होगा, ठीक है। ये ओनली हम इमेजिंग कर सकते हैं, क्या ऐसा भी हो सकता है? हाँ, तो ये भी काल्पनिक संख्याओं के अंतर्गत आता है, इसका यूज नहीं होता है मैथ में, बस इसको सोच सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, तो हो सकता है, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे? इसमें निकाल लेंगे कैसा, रूट के अंदर 9 है तो इसको लिखेंगे 9 गुणे -1, इसमें से निकलेगा 3, और -1 को कहते हैं क्या? -1 के ऊपर इसका होता है, इसको कहते हैं आयोटा, आयोटा यानी इमेजिंग से, ठीक है। इमेजिंग, आयोटा का मतलब होता है आई से स्टार्ट हुआ तो इमेजिंग संख्या, यानी इसको क्या लिख सकते हैं? आयोटा होता है तो इसको क्या रखेंगे? आई, यानी 3i। तो जहाँ भी आई ऐड हो, जैसे 3i 5i 6i, जो भी संख्या है, यदि ये संख्याएं आपको आई वाली संख्या दिखेगी तो आप समझ जाना कि इमेजिंग संख्या है, यानी काल्पनिक संख्या है, ठीक है। कहीं पर भी ऐसा लिखा हो कि 5i -6i तो ये सब क्या है? काल्पनिक संख्या के अंतर्गत आएगा, ठीक है। और वास्तविक संख्या मैंने आपको बता दी कि जिनका वास्तव में यूज किया जाता है वर्तमान में, वो वास्तविक संख्या है। वो इन दोनों से मिलकर कौन सी संख्या मिली बनती है? समित संख्या। जैसे समित संख्या का उदाहरण देखेंगे तो समित संख्या में क्या होगा? जैसे कि 3 + 2i, तो ये समित संख्या है क्योंकि इसमें ये वास्तविक संख्या और ये क्या है? काल्पनिक संख्या। इन दोनों के से मिलकर मिश्रित संख्या बनी, समित संख्या बनी। तो ये कौन सी संख्या है? समित संख्या। जो इन दोनों से मिलकर बनी हो उसको कहते हैं समित संख्या। इतना समझ में आया आपको कि नहीं? ठीक है। अब इसके आगे हम देखेंगे क्या? काल्पनिक संख्या तो यहीं पर ख़त्म होता है, इसके आगे कुछ नहीं है, ठीक है। काल्पनिक संख्या कहाँ? यहीं पर ख़त्म है। अब हम देखेंगे क्या? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या देखेंगे, ठीक है। तो इसको हम रफ करते हैं, यहाँ पर डालते हैं क्या हेडिंग? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, हम लोग यहाँ पर थे वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या की बात की जाए तो वास्तविक संख्या को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट दशमलव संख्या, कौन सी? दशमलव, दशमलव। और दूसरी है क्या? पूर्णांक, ठीक है। दशमलव संख्या, पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या कौन सी है, दशमलव संख्या कौन सी है? तो पूर्णांक संख्या का मतलब होता है पूरी पूरी, यानी कहीं पर लिखा है 2 तो ये पूरी पूरी है। अब आप बोलोगे सर एक अनुपात मतलब 1.5, तो क्या पूर्णांक संख्या है क्या? तो ये पूर्णांक संख्या नहीं है क्योंकि इसमें दशमलव लगा है, तो 1.5 है, तो ये कौन सी संख्या में आएगा? दशमलव संख्या के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो ये पूर्णांक संख्या नहीं है, तो इसको हम इसमें नहीं लिख सकते हैं। इसमें क्या आएगा? जैसे कि 6 - 2, ठीक है, ऐसा आएगा। इसमें 8 अनंत तक, यहाँ पर भी अनंत तक आ सकता है, ठीक है।
तो पूर्णांक संख्या का आपको पता चल गया जो पूरी पूरी हो, ठीक है, उसमें कोई भी दशमलव का यूज ना हो, वो पूर्णांक संख्या कहलाती है। अब दशमलव संख्या की बात की जाए तो दशमलव संख्या दो प्रकार की होती है, यानी इसको दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। कौन कौन सी में, इसको हम देखते हैं। तो फर्स्ट है क्या है, इसको देखते हैं दो भागों में। पहली है परिमेय संख्या, परिमेय, और दूसरी है अपरिमेय। अभी परिमेय अपरिमेय क्या है, ठीक है, यानी दशमलव संख्या को हमने किस में विभाजित किया, परिमेय में, अपरिमेय में। तो हम देखेंगे कि परिमेय संख्या कौन सी है, अपरिमेय संख्या कौन सी है, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कई बार कि परिमेय संख्या कौन सी है, अपरिमेय संख्या कौन सी है। ऑप्शन दे देगा आपसे, पूछ लेगा इसमें परिमेय संख्या कौन सी है या अपरिमेय संख्या कौन सी है, ठीक है, इससे बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो आप देखना, परिमेय संख्या उसको कहते हैं जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकें, जैसा कि क्या है, P/Q के रूप में लिख सकें, P/Q के रूप में लिख सकें। और एक बात और कि P और Q का मान क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है, P और Q का मान क्या होना चाहिए, पूर्णांक, ठीक है। और दूसरी बात क्या कि Q का मान है ना जो, शून्य नहीं होना चाहिए। Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। इतना समझ में आया, ठीक है। परिमेय संख्या P/Q के रूप में होने चाहिए और P और Q का मान पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक कौन सा पूर्णांक, यानी P और Q का मान 2, 6 दशमलव में नहीं होना चाहिए, ठीक है, पूर्णांक होना चाहिए, पूरा ऐसा पूर्णांक, ठीक है। और Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए, अगर शून्य होगा तो कोई संख्या ही शून्य बन जाएगी, ठीक है, इसलिए शून्य नहीं होना चाहिए। और अपरिमेय संख्या क्या है, तो अपरिमेय संख्या उसको कहते हैं जो परिमेय संख्या ना हो, ठीक है, अपरिमेय संख्या उसको कहते हैं जो परिमेय संख्या ना हो, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे अपरिमेय संख्या कौन कौन सी संख्या हैं। तो अपरिमेय संख्या में सबसे पहले बात करें हम, तो अपरिमेय संख्याएं जितनी भी करने वाली संख्या हैं वो सब अपरिमेय संख्या हैं। अब आप बोलोगे जैसे कि अपरिमेय संख्या में आएगा जैसे कि √2, ये भी अपरिमेय संख्या है, √3 ये भी अपरिमेय संख्या है, √4 की बात आए तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें से बाहर निकले क्या, 4 है, 2 × 2, इसमें क्या निकलेगा, 2 बाहर निकलेगा, तो ये क्या में आ जाए, पूर्णांक संख्या में आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया कि जितने भी करने वाली वे होती हैं सारी अपरिमेय संख्या में आती हैं, ठीक है, जितने भी करने वाले होते हैं वो सारी अपरिमेय संख्या में आती हैं। अपरिमेय संख्या हमने आपको बता दिया कि परिमेय संख्या में कौन सी आती हैं, ठीक है, जो P/Q के रूप में हो परिमेय संख्या में आती हैं। और अपरिमेय संख्या में एक बात और याद रखना, अपरिमेय संख्या में जितने भी क्या गणितीय, जितने भी गणितीय प्रतीक हैं वो सारे अपरिमेय संख्या में आते हैं। जैसे कि बात की जाए पाई, तो ये अपरिमेय संख्या में आएगा पाई। जैसे कि बात की जाए किसकी, जी की, जी का मान, तो ये सारे अपरिमेय संख्या में आएंगे, ठीक है। अब इसमें हम बोलेंगे कि आप बताओ 22/7 परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है। तो 22/7 आप सोच के बताओ क्या है, फिर हम इसको बताएंगे। तो 22/7 है, ये परिमेय संख्या है, ठीक है। क्यों है परिमेय संख्या, क्योंकि वास्तव में पाई का मान क्या होता है, हम जैसे पाई के मान की बात कहें तो पाई का मान क्या होता है, पाई का मान होता है 3.14159 ऐसा होता है कुछ, ठीक है, ये क्या होता है, पाई का मान होता है, ठीक है। तो जो 22/7 लिखा होता है ये लगभग में लिखा होता है, ये मतलब पूर्ण रूप से वैल्यू नहीं है 22/7, इसको हम लगभग में मान लेते हैं 22/7 है, ठीक है। तो इसमें हम कह सकते हैं अपरिमेय संख्या में कि जिसमें रिपीटिंग ना हो वो आएगा अपरिमेय संख्या में। जैसे रिपीटिंग, अब हम आपको वही बताएं रिपीटिंग क्या बात है, इसको हटाते हैं, इसमें क्या ना, रिपीटिंग ना हो, रिपीट ना हो, इसमें होता है क्या, रिपीट हो। अब रिपीट क्या हो क्या ना हो इसके बारे में हम बताते हैं। जैसे कहीं पे लिखा है
यहाँ पर बताते हैं हम। जैसे कहीं पे लिखा है 10/3, अब इसमें हम भाग देंगे 10/3 में, तो क्या आएगा 3.33333 ऐसा ऐसा आता रहेगा। ठीक है, आएगा कि नहीं आएगा? तो इसको हम क्या लिख देंगे, 3.3 के ऊपर बार लगा देंगे, बात ख़त्म। ये किस में आएगा, परिमेय संख्या में, क्योंकि रिपीटिंग हो रहा है परिमेय संख्या। लेकिन ये होता है ना जो इसमें रिपीटिंग नहीं होती है, जैसे हमने इसमें क्या लिखा हुआ, पाई का मान लिखवाया कि पाई का मान एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई का मान देखेंगे वास्तव में तो क्या आएगा, 3.14159 ऐसा आता रहता है, रिपीटिंग नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा रिपीटिंग। ठीक है, इसलिए अपरिमेय संख्या में आता है। कोई भी देख लीजिए, अगर हम इसका √2 का मान निकालेंगे तो ये भी रिपीटिंग नहीं होगा, इसमें कुछ ना कुछ मतलब संख्या आती जाएगी, लेकिन रिपीटिंग नहीं होगा, एक रिपीट अंक हो जाएँ। ठीक है, ऐसे √3 का निकाल लेंगे, ये भी रिपीटिंग नहीं होगा, आता रहेगा अंक। √5 का निकाल लेंगे, इसका जितना भी इस अपरिमेय संख्या के जितने का भी निकालेंगे वो रिपीटिंग नहीं होगा, लेकिन परिमेय संख्या में रिपीटिंग होता है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आएगा परिमेय अपरिमेय संख्या तो आप बता सकते हैं या नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो हमने आपको बता दिया, इसमें कोई उलझने वाली बात नहीं है कि 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है अपरिमेय, तो ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें सीधा सीधा भाग चला जाएगा। लेकिन पाई है जो, ये क्या है, अपरिमेय है। ठीक, इतना समझ में आया? अब यहीं से एक क्वेश्चन उठता है, कौन सा क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। जैसे क्वेश्चन आया, इतना तो समझ में आएगा, इसको आप कहते हैं जैसे क्वेश्चन आ गया क्या कि 2 व 3 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करो। ठीक है, 2 व 3 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करो, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको लिखेंगे क्या, a प्लस b बटे k प्लस 1, जहाँ पर k का मान क्या होगा, 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक। जितने भी बार हम k का मान बदलेंगे उतनी ही आपको इसके बीच की परिमेय संख्या प्राप्त होगी। यानी हम कह सकते हैं कि 2 व 3 के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हैं, अनंत, 1 2 नहीं, अनंत परिमेय संख्याएं। ठीक है, कितनी अनंत परिमेय संख्या हैं 2 व 3 के बीच में। जैसा कि a का मान क्या मानेंगे, a और b का मान है, इसके बीच की निकालेंगे परिमेय संख्या, इसमें निकालेंगे 2, a का मान क्या माना, 1, यहाँ पर 1 रखेंगे, a के स्थान पर 1 a का मान 1 माना, तो 2 गुणा 1 प्लस के b का मान कितना है 3 बटा k का मान 1 प्लस का 1, ए हो गया क्या 5/2, 5/2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम इसकी सहायता से अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए, बिल्कुल वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। इससे हम अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। किसी के भी बीच में पूछा जाए कि इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या है, तो इसको हम इसकी सहायता से परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? अब दूसरी बात, अगर क्वेश्चन आ गया, इतना समझ में आएगा, इसको आप कहते हैं, ये तो नोट हो गया होगा। ठीक है, तो क्या आया इसमें, अगर हमने k का मान 1 रखा तो कितना है 5/2, जो कि 2 3 के बीच में है। अब आप बोलोगे कि सर इसमें 5 का मान भी रखिए ना, आता है 2 के 3 के बीच में कि नहीं आता है, तो इसमें 5 का मान रखेंगे, तो a का मान कितना है 2, 5 रखेंगे 5, प्लस b का मान कितना है 3, इसमें 5 प्लस 1, इसमें 5 दूनी 10 प्लस के 3 बटे 6, इसको जोड़ करें 3, ये भी किसके बीच में, 2 3 के बीच में, इसका इसमें भाग दें 2 1 2 निशान, ये कुछ भी आएगा इसी के बीच में। ठीक है, इतना समझ में आया? हम आगे देखेंगे क्या, ये तो देख लिया हमने परिमेय संख्या निकालना। अपरिमेय संख्या निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, देखना हम। जैसे क्वेश्चन आ गया, तो 2 व 3 के बीच अपरिमेय संख्या,
अपरिमेय संख्या ज्ञात करो। तो 2 और 3 के बीच अपरिमेय संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसको सीधा सीधा निकाल लेंगे। यदि अगर एक संख्या पूछी है तो एक संख्या के लिए सीधा सीधा निकालेंगे क्या, रूट a इंटू बी। ए इसको मानेंगे, बी इसको मानेंगे। इसका क्या करेंगे, 2 इंटू 3 बराबर रूट 6। 2 और 3 के बीच में आ गया क्या, रूट 6। यदि हमको बहुत सी सारी अपरिमेय संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे? तो बहुत सी सारी अपरिमेय संख्या को निकालने के लिए सीधा सीधा ये है कि 2 होता है जी कितने का वर्गमूल होता है। तो जैसे रूट 4 लिखेंगे तो इसमें से निकलेगा क्या, 2। ठीक है, रूट 4 के अंदर से 2 निकलेगा और इसमें 3 है तो किसके, रूट 9 के अंदर से निकलेगा 3। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अब जो इनके बीच में जितनी भी संख्या हैं, जैसे इसके बीच में क्या है, रूट 5, रूट 6, रूट 7 और रूट 8। तो 2 और 3 के बीच में इतनी अपरिमेय संख्या बनती हैं। ठीक है, 2 और 3 के बीच में कितनी संख्या बनती हैं, इतनी अपरिमेय संख्या बनती हैं। रूट 4 से 2 निकला, रूट 9 से 3 निकला, ये निकल आया। अब इसके बीच की परिमेय संख्या निकालनी है तो रूट 4 के बाद रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8 और रूट 9। रूट 9 से 3 निकल गया, रूट 4 से 2 निकल गया। तो इतनी संख्या कितनी है, 4 संख्या। तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत। तो परिमेय अपरिमेय संख्या आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, इसको रफ करते हैं और देखते हैं। पूर्णांक संख्या हमने पढ़ लिया है। ठीक है, और दशमलव संख्या में पढ़ लिया हमने परिमेय अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है, इसके बाद में देखेंगे हम इसको रखते हैं। हम जो पूर्णांक संख्या हैं, कौन सी पूर्णांक संख्या, हमने मतलब वास्तविक संख्या को 2 भागों में डिवाइड किया था। एक किया था दशमलव संख्या में, एक किया था पूर्णांक संख्या में। तो हम पूर्णांक संख्या को पढ़ेंगे, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्याओं में मैंने आपको बताया था कि पूर्णांक संख्या कौन कौन सी हैं। तो पूर्णांक संख्याओं में क्या आता है, माइनस अनंत से -2, -1, 0, 1, 2, 3 अनंत तक, ये सारी पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो अब हम पूर्णांक की संख्याओं को पढ़ेंगे, क्योंकि पूर्णांक संख्या को कई भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे कि ये तो आ गया पूर्णांक संख्या, यहाँ पर सुन लेते। अब पूर्णांक संख्याओं में हम पूछेंगे इसको किस भाग, मतलब इसको हम कई प्रकार से बांट सकते हैं। जैसे पूर्णांक संख्या को हम 2 भागों में कैसे बांट सकते हैं, कौन कौन सी संख्याओं में, सम संख्या और विषम संख्या। ठीक है, सम संख्या, विषम संख्या, यानी इवन संख्या और संख्या। ठीक है, हम देखेंगे सम संख्या कौन सी है, विषम संख्या कौन सी है। तो सम संख्या को आपको पता होगा कि वे संख्या जिसमें 2 का भाग चला जाए वो सब क्या है, सम संख्या। जैसे कि 2 से स्टार्ट, 2, 4, 6, 8 अनंत तक। जैसे विषम संख्या 1, 3, 5, 7 अनंत तक। अब एक बात आती है कि ये तो होगी सम संख्या, ये होगी विषम संख्या। अब बात आएगी कि शून्य क्या है, सम संख्या या विषम संख्या है। अब क्या बताओगे आप, सम संख्या या विषम संख्या, शून्य। तो हम इसको प्रूव करेंगे कि शून्य क्या है, सम संख्या या विषम संख्या है। तो देखना, जैसे कि नंबर लाइन है, नंबर लाइन ऐसी रहती है, इसके बीच में क्या आता है, शून्य। तो नंबर लाइन है, नंबर लाइन के बाद यहाँ पर बात करते हैं, जैसे सम संख्या से स्टार्ट होता है। तो सम संख्या में यहाँ पर क्या आएगा, माइनस में, जैसे यहाँ पर लिखेंगे -6। -6 में हम
2 जोड़ेंगे -4, -4 में हम 2 जोड़ेंगे -2। ठीक है, यहाँ तक आ गया -2 तक। ठीक है, -2, और -2 में हम फिर से 2 जोड़ेंगे तो आएगा क्या, 0, और 0 में हम 2 जोड़ेंगे तो फिर क्या आएगा 2, और फिर 2 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4, यहाँ पे फिर 6, ऐसा आता है। तो हम कह सकते हैं कि दशमलव कौन सी संख्या में आ रहा है, सम संख्याओं में 0 आ रहा है। तो यानी 0 कौन सी हो सकता है, सम संख्या में आ, तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 सम संख्या में गिना जा सकता है। मतलब पूरी तरीके से नहीं कह सकते हैं कि सम है, लेकिन सम संख्याओं में आता है। ठीक है, जैसे -6 से में 2 जोड़ेंगे तो -4, -4 में 2 जोड़ेंगे तो -2, -2 में सीधे 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा डायरेक्ट। और 0 में अब आप कहो कि इवन में आता है कि मतलब विषम संख्या में आता है कि नहीं आता है। इसको नंबरलान देख लेते हैं इसकी भी कि नंबरलान में आता है कि नहीं आता है। जैसे इसकी नंबरलान निकाली हमने, यहाँ से आया क्या, -5, -5 में हमने 2 जोड़ी -3, -3 में हमने 2 जोड़ी -1, क्या आया, -1, और -1 में हमने 2 जोड़ी तो सीधा प्लस का 1 आ गया। 0 का उसमें कुछ भी आया ही नहीं है। ठीक है, आया 0 कहीं पर, फिर इसमें हमने 2 जोड़ी तो क्या आया 3, 3 में 2 जोड़ी क्या 5, तो इसमें 0 कहीं पर नहीं आया। तो हम कह सकते हैं कि 0 क्या है, सम संख्या है। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया। यानी आपको सम संख्या समझ में आ गई, विषम संख्या समझ में आ गई। ठीक है, और परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या, समय संख्या, इतनी आपको समझ में आ गई। और हम इस संख्याओं को, जो पूर्णांक संख्या है, इस संख्याओं को हम सम संख्या में विभक्त करते हैं, विषम संख्या में। और दूसरे प्रकार में क्या सकेंगे, दूसरे प्रकार में भी दो प्रकार में फिर से भी विभक्त कर सकते हैं। कौन कौन से में, जैसे कि इसको हम रख कहते हैं, इसको हम 2 प्रकार से और भी विभक्त कर सकते हैं। कौन सी, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, तो भाज्य संख्या वह है जिसमें स्वयं संख्या का और दूसरी संख्या का भाग चला जाए, उसको कहते हैं भाज्य संख्या। जैसे कि 6 है तो ये क्या, भाज्य संख्या अभाज्य संख्या, तो ये भाज्य संख्या, क्योंकि इसमें 6 का भाग जा रहा है, इसमें 2 का भी जा रहा है और इसमें 3 का भी जा रहा है, तो ये कौन सी है, भाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या वो संख्या बोलती है जिसमें स्वयं का भाग और 1 का भाग जाए, यानी स्वयं का और 1 का, ओनली इन 2 का भाग जाता है। और भाज्य संख्याओं में स्वयं का भी जाता है, 1 का भी जाता है, वो अन्य संख्याओं का भी जाता है। ठीक है, इसमें जैसा कि इसमें 6 में 6 का चला गया, इसमें कि इसमें 2 का भी चला गया, इसमें 3 का भी चला गया, और अब बात करें तो 6 में 1 का भी चला जाएगा। इतना समझ में आया। अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें स्वयं का और 1 का भाग जाए। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जैसे कि 2, तो 2 एक अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। तो इसमें अभाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि इसमें स्वयं का भाग जा रहा है और 1 का भाग जा रहा है और किसी का भाग नहीं। 3 की बात की जाए तो इसमें 1 का भाग जा रहा है और 3 का भाग जा रहा है। हमने क्या कहा, स्वयं का और 1 का भाग जाएगा, वही अभाज्य संख्या है। इसके बाद बात की जाए 5, तो 5 में ऐसा 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17 और 19, ऐसे मतलब आते हैं। तो ये भाज्य संख्या अभाज्य संख्या आपको समझ में आया। अब क्वेश्चन बनता है कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या हैं। ठीक है, तो आप बताइए 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी, 25। 1 से 50 तक की बीच की संख्या कितनी, 15 अभाज्य संख्या। ठीक है, और इनको अगर मतलब वैसे बताएं तो बता सकते हैं, जैसे कि अभाज्य संख्या की बात की जाए, जैसे कि 1 से 50 तक 15 कौन कौन सी संख्या हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 17 के बाद आएगी 19,
19 के बाद आएगी 23, 23 के बाद आएगी कितनी 29, 29 के बाद आएगी 31, 31 के बाद आएगी कितनी 37, 37 के बाद 41, 41 के बाद कितनी 47, कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक और यहाँ पर है कौन सी 43, ठीक है। कितनी होगी वही 15 होगी, ठीक है। तो 1 से 50 तक कितनी संख्या है 15 अभाज्य संख्या, और इससे आगे जैसे 50 से आगे की ऐड करेंगे तो कितनी आएंगी 10 और आएंगी, इससे 50 से 100 तक के बीच में कितनी है 10 संख्याएँ और हैं, ठीक है। तो ये कितने हैं ये हैं अभाज्य संख्या। आपको भाज्य संख्या समझ में आएगा, अभाज्य संख्या समझ में आएगा। अब जैसे अभाज्य संख्याओं में भी क्वेश्चन बनते हैं कई प्रकार के, कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं इतने आपको समझ में आए, नोट कर लीजिए। अभाज्य संख्या आपको आती ही होगी, ठीक है। तो इसको हम रख पाते हैं अब अभाज्य संख्याओं में एक क्वेश्चन बनता है बहुत अच्छा। कौन सा क्वेश्चन बनता है, जैसे कि क्वेश्चन आया 341 एक अभाज्य संख्या है या नहीं। 341 एक अभाज्य संख्या है या नहीं, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे, यानी इसका मतलब मतलब ये अभाज्य संख्या है या नहीं इसका पता कैसे चलेगा। तो इसको निकालने का एक अच्छा आसान तरीका है ज्ञात करने का कि एक अभाज्य संख्या है या नहीं। तो इसको हम निकालें किससे, n² बड़ा है बराबर a। इससे हम निकाल सकते हैं कि यह संख्या अभाज्य है या नहीं है, ठीक है। तो 341 है जो 341 किस संख्या के वर्ग से छोटी है। तो 341 किस वर्ग संख्या से छोटा है। तो हम देख सकते हैं कि 19 का वर्ग होता है 361, तो ये उससे छोटी है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे 19, इसमें रखेंगे 19, n का मान कितना रखेंगे 19 के ऊपर वर्ग, ये बड़ा है किससे 341 से। अब हमको 19 है ना जी, 19 से जितनी भी छोटी संख्या हैं अभाज्य संख्या हैं उनसे इसमें भाग देंगे। यदि ये संख्या कट जाएगी तब तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, और यदि नहीं कटेगी तो ये अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो हम इसको भाग देंगे, जैसे 341 है किससे 19 से कम से, तो हम इसमें भाग देंगे कितने का 2 का भाग देंगे, नहीं जा रहा है। 3 का भाग जा रहा है, अंकों को जोड़ दे 3 2 4 7 और 1 8, नहीं जा रहा है। 3 का नहीं जा रहा है, 5 का नहीं जा रहा है। 7 का भाग देंगे तो 7 का यानी 7 का नियम क्या था कि इसमें मतलब 3 अंकों में जाना चाहिए। तो 7 में 4 7 3 21, 7 चौका 28, 28 बचे कितने 6, 7 का भी नहीं जा रहा है, 11 का जा रहा है, 11 3 33 बचा कितना 1 और 11 एकम 11, 11 से कट गया, यानी ये संख्या क्या नहीं अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। यदि 19 तक किसी भी संख्या से नहीं कटती तब ये अभाज्य संख्या होती, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हम जैसा दूसरा उदाहरण लेंगे, कौन सा दूसरा उदाहरण लेंगे। दूसरा उदाहरण क्या है, दूसरा उदाहरण है 173। तो 173 अभाज्य संख्या है या नहीं, ठीक है। तो इसको हम कैसा पता पाएंगे कि 273 एक अभाज्य संख्या है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन सी संख्या के वर्ग से छोटी है संख्या।
ठीक है। तो तिया का भाग कितना होता है 169। तिया से तो बड़ी है ना, तो इसका मतलब ये हो कि 14 की भाग से छोटी है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 14 स्क्वायर बड़ा है 173 से। तो यानी जितने भी 14 तक की संख्या उससे हम डिवाइड करेंगे इसको, इसमें भाग जाता है या नहीं जाता है। ठीक है, प्रत्येक संख्या से देखेंगे। तो इसमें हम 2 का देंगे भाग, 2 का नहीं जा रहा क्योंकि यहाँ पर विषम है, 2 का नहीं जा रहा, और 3 का जा रहा है, इसको ऐड करिए 7 8 9 10 11, इसमें 3 का भी नहीं जा रहा है, 5 का भी नहीं जा रहा क्योंकि यहाँ पर 0.5 नहीं है, 7 का 7 दूनी 14 बचा कितनी 3 33 नहीं जा रहा, 7 का नहीं जा रहा, 9 का नहीं जा रहा क्योंकि 3 का नहीं जा रहा, तो 9 का नहीं जा रहा। और 11 का देखेंगे तो 11 कम 11 6, 11 का भी नहीं जा रहा है। ठीक है, और 13 का 13 एकम 13 बचे कितनी 4 43, 13 का भी नहीं जा रहा है। तो इसमें किसी का भी भाग नहीं जा रहा 14 तक। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है अभाज्य संख्या है, अभाज्य है। ठीक है, तो ये अभाज्य संख्या करने मतलब पता पाने का अच्छा तरीका है, इससे पता पाएंगे हम कि अभाज्य संख्या है या नहीं है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो हमने भाज्य संख्या अभाज्य संख्या दोनों ही समझ लिया। ठीक है, अब हम और देखते हैं। तो संख्याओं में और देखेंगे कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या, कौन सी प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या की बात की जाए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, MPSC में पूछा गया था ये क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, हिंदू अरबी संख्या किसे कहते हैं, कौन सी हिंदू अरबी संख्या। तो हिंदू अरबी संख्या प्राकृतिक संख्या को ही कहते हैं। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखना, इसको नोट कर लेना। हिंदू अरबी संख्या किसको कहते हैं, प्राकृतिक संख्या को ही कहते हैं हिंदू अरबी संख्या। तो प्राकृतिक संख्या कौन सी है, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 अनंत तक। ठीक है, अब और की जब पूर्ण संख्या की, तो पूर्ण संख्या कहाँ से होती हैं, पूर्ण संख्या होती है 0 से स्टार्ट, 1 2 3 0 से स्टार्ट होती हैं, और ये भी कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। ठीक है, इतना समझ में आया नहीं आया, बस और थोड़ा और है, और संख्या हमने पूरी समझ ली है। ठीक है, तो इतना समझ में प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या। अब हम और देखेंगे पूर्ण वाचक संख्या, और एक देखेंगे पूर्ण गहन संख्या। ठीक है, तो पूर्ण वाचक संख्या कौन कौन सी है, पूर्ण वाचक संख्या में सबसे पहले आएगा 1 2 4 9 16 25 36। ये क्या है पूर्ण वाचक संख्या है, क्योंकि इसका वाचक निकलता है। ठीक है, तो ये पूर्ण वाचक पूरी तरह से पूर्ण वाचक संख्या है ये वाली। अब पूर्ण घन संख्या की बात की जाए, पूर्ण घन संख्या फर्स्ट 1 8 27 64 125, ये क्या है, ये पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, तो पूर्ण वाचक संख्या पूर्ण घन संख्या ये कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती हैं, ये भी अनंत तक जाती हैं। ठीक है, इतना समझ में आया, पूर्ण वाचक संख्या पूर्ण घन संख्या। ठीक है, अब हम 2-3 संख्या और बताते हैं। ठीक है, जैसे और 2-3 संख्या की बात की जाए जिससे क्वेश्चन बार बार आते हैं, कौन सी, जैसे बात की जाए कि सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या है, कौन सी सहअभाज्य संख्याएं। एक होती है सहअभाज्य संख्याएं और एक होती है सापेक्ष अभाज्य संख्याएं, सापेक्ष
अभाज्य संख्याएं, और एक होती है जुड़वा या ट्विन अभाज्य संख्या। इनसे क्वेश्चन, इसमें मतलब बहुत से स्टूडेंट बहुत से स्टूडेंटों को पता नहीं है कि कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत से स्टूडेंट को पता नहीं होता कि कौन कौन सी संख्या हैं। ठीक है, तो इनको हम समझेंगे कि सहवाच्य संख्या कौन सी है और सापेक्ष सहवाच्य संख्या कौन सी है, जुड़वावाच्य संख्या कौन सी है। तो सहवाच्य संख्या की हम बात करें तो सह अभाज्य युग्म, यानी युग्म दिया जाएगा। ग्रुप-डी में क्वेश्चन बहुत से क्वेश्चन आए हैं ग्रुप-डी में, इसमें से सहअभाज्य युग्म कौन सा है, सहअभाज्य युग्म कौन सा है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे सहअभाज्य युग्म संख्या में यानी युग्म में, इसमें देखेंगे कि 3, 5, 2, 5, ठीक है, और 7, 11, यानी दोनों ही संख्या अभाज्य होने चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि सहअभाज्य युग्म है। ठीक है, ये दोनों संख्या क्या होनी चाहिए, अभाज्य होना चाहिए। ठीक है, अब बात की जाए सापेक्षित अभाज्य की, तो सापेक्षित अभाज्य में होता है जिनका मासा 1 हो। मासा क्या होना चाहिए, 1, जैसे कि 6, 5। ठीक है, और बात की जाए 8, 7। ठीक है, और बात 10, 11, यानी इनका इसका मासा 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मासा 1। ठीक है, इतना समझ में आया। मासा क्या होना चाहिए, 1 मासा होना चाहिए, तो इसको क्या कहते हैं, सापेक्षित अभाज्य संख्या कहते हैं। और जुड़वा अभाज्य संख्या की बात की जाए, ट्विन संख्या की बात की जाए, तो इसमें अंतर 2 का होना चाहिए, यानी जो युग्म होता है उनमें 2 का अंतर होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, 2 का अंतर। ठीक है, अब जैसे बात की जाए कि इसमें कौन कौन से आता है, इसमें आएगा 3, 5, इसमें 2 का अंतर है, हाँ है। ठीक है, दूसरी 11, 13, इसमें 2 का अंतर है, हाँ 2 का अंतर है भाई, देख लो। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी सहअभाज्य संख्या हैं, जितनी भी सहअभाज्य संख्या हैं वो सापेक्षित अभाज्य संख्या हो सकती हैं, लेकिन सापेक्षित अभाज्य संख्या सहअभाज्य संख्या नहीं हो सकती हैं। क्यों नहीं हो सकती हैं, क्योंकि सहअभाज्य संख्याओं का मतलब ये होता है कि दोनों ही संख्याएं, दोनों युग्म है ना, ये दोनों ही संख्या अभाज्य होना चाहिए। सह का मतलब होता है साथ साथ, यानी साथ साथ दोनों अभाज्य संख्या। और सापेक्ष अभाज्य का मतलब होता है कि इसका मासा 1 होना चाहिए। जैसे कि 6 और 5 है तो इसका मासा निकालेंगे तो 1 आएगा, 8 और 7 का मासा निकालेंगे तो 1 आएगा, इसका भी मासा निकालेंगे 1 आएगा। और कहीं पर लिखा होता है कैसे 15, ठीक है, 15 हो गया और 7 हो गया, तो इसका भी मासा क्या आता, 1 ही आता है। ठीक है, ये भी आ सकता है सापेक्षित अभाज्य संख्या में। और जुड़ा हुआ संख्या में यानी इनका अंतर 2 होना चाहिए बस। ठीक है, तो ये आपको इतना भी पता चल गया होगा। ठीक है, कि सहअभाज्य संख्या कौन सी होती है, सापेक्षित अभाज्य, जुड़ा हुआ अभाज्य, मतलब ये कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो हमने आपको संख्याओं का वर्गीकरण समझा, और इससे संबंधित 1-2 और क्वेश्चन बनते हैं, कौन सी संख्या से संबंधित है उसको भी यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। फिर हम आगे आपको न्यू चैप्टर पढ़ाएंगे इसके अंतर्गत, तो वो देख लेते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, मुझे लगता है इसमें से कोई भी संख्या यानी कोई भी नंबर नहीं छूटा है। ठीक है, बस आपको मेहनत करनी है। ठीक है, तो हम इसको रफ करते हैं। जैसे इसी के अंतर्गत आ जाएगा क्वेश्चन, 2 प्रकार के क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। क्या,
जातिमान स्थायी मान। ठीक, तो जातिमान और स्थायी मान क्या होते हैं? क्योंकि हम नंबर ही पढ़ रहे हैं, संख्या ही पढ़ रहे हैं, तो संख्याओं के अंतर्गत यही आते हैं, तो इनको भी समझना। तो जातिमान और स्थायी मान क्या है, इसको हम ओनली शॉर्टकट में समझाएंगे जल्दी से, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। तो जातिमान और स्थायी मान क्या है? जैसे कोई संख्या लिखा है, कोई संख्या है 2 1 7 9, ठीक है, 0 8 3, ये संख्या है। हमने आपसे इसमें पूछा कि 2 का जातिमान क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा, आप बताइए। हमने आपसे पूछा इसमें कि 2 का जातिमान क्या है, तो 2 का जातिमान क्या होगा? 2 ही होगा। यदि जातिमान की बात की जाए तो वही संख्या, जिस संख्या का जातिमान पूछा जाता है वही संख्या स्वयं होती है। जैसे 1 का जातिमान पूछेगा तो 1 का 1 ही है, 7 का जातिमान पूछेगा तो 7 ही आएगा, और 9 का जातिमान पूछा तो 9 ही आएगा, 0 का जातिमान पूछेगा तो 0 ही आएगा, 8 का जातिमान पूछेगा तो 8 ही आएगा, और 3 का जातिमान पूछेगा तो 3 ही आएगा। ठीक है। अब इसी संख्या में मैंने पूछा आपसे कि 9 का स्थायी मान क्या है? क्या है? 9 का स्थायी मान क्या है? 9 का स्थानीय मान क्या है? तो अब आपका आंसर 9 नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि भाई जातिमान अलग होता है, स्थानीय मान अलग होता है। तो इसमें 9 का स्थानीय मान होगा क्या? इसके पीछे कितने अंक हैं? 3 अंक। तो हम इसका स्थानीय मान निकालेंगे, 9 लिखेंगे और 3 अंक लगाएंगे, इसका स्थानीय मान ये होगा। जैसे क्वेश्चन आ गया कि 2 का जाति मान कितने हैं, तो 2 के यहाँ पर कितने अंक हैं? 6। तो हम लिखेंगे क्या? 2 और 6 शून्य लिखेंगे, 6 शून्य। ठीक है। यानी अब पूछ लिया कि 0 का स्थानीय मान क्या है, तो भाई 0 के बाद में कितने भी शून्य लगा दीजिए, 2 शून्य है 2 शून्य लगा दीजिए, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो शून्य ही आएगा ना। ठीक है। तो अब जाति मान स्थायी मान आपने समझ लिया है। मुझे लगता है आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ये संख्याओं के अंतर्गत आती थी, इसलिए मैंने आपको ये समझा दिया है। ठीक है। तो बस आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। तो यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो। ठीक है। क्योंकि हम लोग बहुत बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। ठीक है। और वीडियो को शेयर जरूर किया करो। ठीक है। शेयर करने से क्या होता है कि आपके दोस्त यारों के पास वीडियो जाता है तो वो देखते हैं, तो उसमें हमको भी फ़ायदा होता है, आपको भी, दोस्तों को भी फ़ायदा होगा। ठीक है। तो इसलिए आप हमारा सहयोग करें और हमारे चैनल को आगे बढ़ाने का कष्ट करें। ठीक है। और आपको हर प्रकार का सॉल्यूशन दिया जाएगा, यानी हर प्रकार के सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाएंगे, और कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट यानी है तो आप बता सकते हैं। ठीक है। तो बस आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है। धन्यवाद।